नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और मिस्र के दौरे से लौट आए हैं। इधर मोदी ने वतन वापसी की, उधर रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। मोदी और बाइडेन की मुलाकात के बाद पाकिस्तान में पहले से ही खलबली मची हुई है। वहां की सरकार को सांप सूंघ गया है। शहबाज तो चुप्पी साधे हैं, लेकिन इमरान बार बार मोदी का डर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि मोदी और बाइडेन में कोई ऐसी गुप्त डील हुई है जो उसके लिए आफत बन सकती है। पाकिस्तान और पीओके को लेकर अचानक से इतनी आवाज क्यों उठने लगी है? योगी आदित्यनाथ बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? रक्षा मंत्री पीओके के विलय का फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं? क्या मोदी ने पीओके के लिए कोई ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जो 2024 से पहले लॉन्च हो जाएगा? मुकाबला में आज इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बात कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। रक्षा मंत्री के इस बयान का मतलब क्या है? क्या मोदी सरकार 2024 से पहले पीओके को भारत में शामिल करने की प्लानिंग में लगी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर बयान बहुत बड़ा है। वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूं ही नहीं कहा। पीओके भारत का हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान का कब्जा गैर कानूनी है। पीओके के लोग विलय की मांग करेंगे और पीओके आगे भी भारत का हिस्सा रहेगा। ये बयान तब सामने आया है जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे से निकलकर मिस्र के दौरे पर हैं। वहां पीएम अल हकीम मस्जिद का आधिकारिक दौरा कर रहे हैं। वहीं से यह डिमांड उठेगी। आप रक्षा मंत्री के इस बयान को सामान्य मत समझिए। पाकिस्तान को लेकर सरकार में कुछ बड़ा चल रहा है। बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का कल का बयान देखिए, जहां पाकिस्तान और भारत की तुलना थी। सीएम योगी ने कहा, जिस वक्त भारत में राशन मुफ्त में मिल रहा है, उस वक्त पाकिस्तान के लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। भैया बहनों, 80 करोड़ लोगों को भारत 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है और दूसरी तरफ 1947 में भारत का विभाजन करके बना हुआ पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए मोहताज हो रहा है, जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मोदी दुनिया के दौरे पर हैं। भारत में पीओके के विलय की चर्चा चल रही है और पाकिस्तान में मोदी के नाम की चर्चा हो रही है। अमेरिका में मोदी ने जो कुछ किया, इमरान खान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों पर उंगली उठाते हुए मोदी का आईना दिखाया। कि इनकी स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट आई अमेरिका की और हिंदुस्तान की, कि पाकिस्तान का बस अब सिर्फ एक रह गया है कि दहशतगर्द है बस। ये फिर वही जो ग्रुप्स हैं कि पाकिस्तान में वो फलाना लश्कर है और ये और वो है, तो पाकिस्तान को तो वहाँ खड़ा कर दिया और फिर कहा कि आप ये ख़त्म करें। हुक्म दिया हमें कि आप ख़त्म करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हुकूमत से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी इसके ख़िलाफ़। उन्होंने इनके ऊपर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की हैसियत बता दी है। हिंदुस्तान है अगला, आपने हिंदुस्तान के अगर इसी तरह उनके चेले बन के रहना तो ठीक है,
नहीं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। असल में इसका ये मफहूम निकला है। great democracy, India and the United States. मोदी भारत का ग्लोबल डंका बजा रहे हैं, मगर फोकस पड़ोसी पाकिस्तान पर है। सवाल तो यह है कि क्या कश्मीर पर आर पार और 2024 में फिर मोदी सरकार? इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। राजीव रंजन, राष्ट्रीय सचिव जेडीयू, हमारे साथ हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुन लिया। अमेरिका में किस तरीके से भारत का डंका बजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजा, ये भी आपने देखा। क्या अभी भी इन तमाम बातों को देखकर आप नहीं कहेंगे कि ये भारत का गोल्डन एरा चल रहा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अंग था, अंग है और अंग रहेगा। ये प्रत्येक देशवासी आज से नहीं हमेशा से कहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस पर जाकर के हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करनी। जो भी इस पर राजनीति किसी भी तरीके की करेगा वो अपराधी होगा और वो देशद्रोही होगा। हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने का मन बना करके कोई भी फैसला करती है, कोई भी काम करती है, प्रत्येक देश का एक एक वासी, प्रत्येक कांग्रेसी उसका पूरी तरीके से बगैर किसी इफ बट के सपोर्ट करेगा। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई राजनीति का विषय ये है ही नहीं। ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए हमारे संस्कार का विषय, हमारे स्वाभिमान का विषय, आत्मसम्मान का विषय है। और यही विषय जो है कहीं ना कहीं इस पर राजनीति का कोई स्थान नहीं। बहुत साफ सी बात है। आप लोग इसको राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं बनाइए, और जो भी देशवासी बनाएगा वो पाप का भागी, श्राप का भागी और नरक का भागी होगा। बहुत स्पष्ट है। तो एक पाक का ऑक्यूपाइड कश्मीर पर तो बहुत, मैं सिर्फ इतना सा ही कहूंगा कि जंग में कागजी अराफात से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हिम्मत करिए, पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस आपके साथ है। साफ सी बात। दूसरी बात, अब आप आ जाइए अमेरिका के दौरे पर। तो अमेरिका के दौरे पर 75 साल के जवान भारत का प्रधानमंत्री अगर जाता है तो वो वहां पर सम्मान प्राप्त करता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 75 साल से लगातार मजबूत होता भारत। 1948 में 1760 करोड़ के बजट से लेकर के 44 करोड़ के बजट तक लाने वाले भारत के प्रधानमंत्री को आपको पूरी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान देना ही पड़ेगा। पहले भी ये सम्मान मिलता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी मिला, अटल बिहारी जी को भी मिला, इंदिरा जी को कैसा सम्मान मिला, जवाहरलाल साहब को कैसा सम्मान मिला, दुनिया ने देखा है। तो इसको लेकर के हम अपनी कूटनीति को लेकर के हम लोग कोई बहुत विशेष चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर कुछ प्रश्न उठते हैं। यहां पर जो प्रश्न उठते हैं कि आप कूटनीति का विदेश में डंका बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश जल रहा है। जब देश जल रहा होता है तो विदेश नीति की डंके की बात फीकी पड़ जाती है। प्राची, मणिपुर में पिछले 48 दिन हो गए हैं, लगातार हिंसा, आतंकवाद, सारी चीजें हो रही हैं और प्रधानमंत्री जी की रहस्यमयी चुप्पी है। वहां पर सेना से आतंकवादियों को छुड़वा ले रहे हैं वहां के लोग, और उसके बाद सेना की सेना को छोड़ना पड़ रहा है। 12 आतंकवादियों को भीड़ छुड़वा ले रही है। लेकिन मणिपुर, ऐसा लग रहा है कि क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है जो सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी नहीं बैठ सकते? हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आप विदेश में जो नीति की बात करते हैं उस पर हम अलग चर्चा कर लेंगे, बिल्कुल अपनी जगह पर है। वो विदेश नीति की चर्चा में रूस ने तेल आपको रुपए में देने से मना कर दिया, ये अपने आप में सच है। रूस और यूक्रेन ने रक्षा के पार्ट उपकरण जो हैं आप सप्लाई आपको नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, ये भी अपनी जगह पर बात। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए आपने जो प्रश्न उठाए उन प्रश्नों को मैंने सुना और उन प्रश्नों का सवाल यहाँ बैठे शहजाद पूनावाला जी देंगे। लेकिन एक बात, जब आप कहते हैं कि ये भारत का सम्मान है, तो भारत को अगर सम्मान मिल रहा है तो आप इसमें बिल्कुल योगदान नहीं देंगे मौजूदा सरकार का? बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मौजूदा सरकार ने हाँ कोई तो कदम उठाए होंगे? जो ऑस्ट्रेलिया उनको बॉस बोल रहा है, बाइडेन उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, अगर वो
मिस्र जा रहे हैं तो उनका किस तरीके से स्वागत हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। एलन मस्क कह रहे हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। इसमें कोई योगदान नहीं मौजूदा सरकार का, कोई योगदान नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, एग्जीक्यूटिव योगदान जो होते हैं ना प्राची, जैसे आपका इंडिया टीवी चल रहा है और आप आज की डेट में बहुत अच्छी प्रस्तुता है, लेकिन रजत शर्मा से लेकर के आज तक के सौरभ है या सारे एंकर्स हैं, उनका सबके अपने योगदान है। आपका भी वही योगदान है। आपका जो बहुत अच्छा शो है, इस शो में आपको सिर्फ इसलिए आप महत्वपूर्ण हो पाई हैं क्योंकि इंडिया टीवी उस समय से चल रहा है जब इंडिया टीवी 3 लोगों ने शुरू किया था। तो मेरा ये कहना है कि ये एग्जीक्यूटिव ऑन गोइंग प्रोसेस है, निरंतरता का प्रोसेस है। इस निरंतरता के प्रोसेस में जो भी आपका योगदान है उसके लिए आप सम्मान की पात्र हैं। तो यानी योगदान है ना, ये तो कम से कम मान रहे हैं ना। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने इंडिया टीवी का एग्जांपल दे दिया, मुझे मेरे शो का एग्जांपल दे दिया। एक छोटी सी लाइन आपको बतानी थी, योगदान है या नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। आपने जो सवाल उठाए मैं शहजाद जी से पूछ लूं। मैं फिर से कहता हूं कि सब लोगों का योगदान है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी से राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, आई के गुजराल साहब, देवेगौड़ा साहब, क्या नाम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी और अब नरेंद्र मोदी जी, सबका योगदान बराबर का है। सबने उत्तरोत्तर तरक्की की है। इसमें कहीं कोई दो आप ये मान रहे हैं कि मौजूदा सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ कदम तो उठाए गए हैं। चलिए, अब आपने जो सवाल उठाए उन सवालों का जवाब मैं शहजाद जी से ले लूं। शहजाद जी, देखिए, जब जब चुनाव आते हैं पाकिस्तान का राग सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अलापा जाता है। ये बात पहले से कही जाती है और अब देख भी लिया गया, एक बार फिर से पीओके का मुद्दा भारत में छेड़ दिया गया है। तो ये क्या सिर्फ चुनावी शिगुफा है या इसकी तरफ कोई कदम भी मौजूदा सरकार बढ़ा रही है? प्राची जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार के आज बयान यूनाइटेड स्टेट्स की धरती से जॉइंट स्टेटमेंट में आए हैं, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट को दर्शाता है कि किस प्रकार की हमारी पहले की विदेश नीति वोट बैंक पर आधारित रहती थी, तो मजबूर नीति होती थी, और आज एक मजबूत नीति है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। पहले इस देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हो चुके हैं जो अभी भी प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कि इंटरनेशनलाइज कश्मीर के समस्या को किया जाए। इस प्रकार की ऐतिहासिक भूल करके भी आने वाले लोग हैं। किस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने भी 370 के विषय पर कहा था कि कश्मीर कोई भारत का मसला नहीं है, ये तो इंडिया पाकिस्तान का मसला है, कैसे 370 हटाया जा सकता है। आज उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें पूरा पीओके लेना चाहिए। ये अच्छी बात है, पर ये फंडामेंटल शिफ्ट है कि जो पहले कहते थे कि पीओके तो उनके पास ही रहेगा, फारूक अब्दुल्ला ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। आजकल वो उनके साथ पटना में बैठे हुए हैं, उनके सुपुत्र। तो मुझे लगता है कि ये शहजाद पूनावाला भारत के नाम पर राजनीति मत प्राची जी, मैंने एक भी शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। प्राची जी, मैंने एक भी शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। प्राची जी, यदि मेरे समय का संरक्षण नहीं होगा, मुझे सबकी ऑडियो डाउन करनी होगी क्योंकि किसी की आवाज नहीं जाती। आप बाद में अपनी बारी में काउंटर कर लीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र राजपूत। प्राची जी, हम अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बातें रखें। मुझे भी कई सारी बातें नागवार गुजरी, पर मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। मैं आपको और एक बात बताता हूं। आज हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा भी बैठे। पूछेगा 2005 में सियाचेन पाकिस्तान को हैंड ओवर करने का पूरा प्लान बनाया था तब की सरकार ने। ये तो जनरल जे सिंह ने उस पर रोक लगाई, वरना ये तो पीओके क्या सियाचेन भी देने के लिए तैयार बैठे थे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है या नहीं है? क्या ये ऑन रिकॉर्ड बात है या नहीं है कि भारत की सेना को लगातार कमजोर करने में, और भारत की सेना को चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एलएसी पर बनाना हो, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट देना हो, चाहे वो रफाल जैसे विमान खरीदना हो, चाहे वो अत्याधुनिक जो वेपन्स है, जो आज हमें प्रेडेटर ड्रोन्स मिल रहा है, GF414 इंजन साथ में निर्माण होगा HAL के द्वारा, जी कंपनी के साथ, ये सारी चीजें आज हो रही है। क्या ये सही बात नहीं है कि आज स्टेटमेंट में निकला है कि पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद भारत के खिलाफ नहीं होगा, परंतु 2009 में शर्म एल शेख में हमने ये जाकर स्वीकारा कि बलूचिस्तान की धरती पर भारत आतंकवाद करने के लिए तैयार रहता है और भारत आतंकवाद को बढ़ावा देता है। क्या ये शर्म एल शेख में सिर झुकाने वाला स्टेटमेंट हमने दिया था या नहीं दिया था? और आज ये फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है कि जिस इशू को आप इंटरनेशनलाइज करते थे, जिस इशू पर आप कहते थे कि पीओके भी रखे और हम आपको सियाचिन भी दे देंगे, जिस इशू पर आप वोट बैंक को कंसल्ट करते हुए 26/11 हुआ था, क्या हमने 26/11 के बाद, फली मेजर के कहने के बाद, क्या एक भी टेररिस्ट कैंप पर हमला किया? MFN स्टेटस जारी रखा। आज जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है उरी के बाद या पुलवामा होता है तो मुंह तोड़ जवाब हम लोग देते हैं बालाकोट में। क्या ये फंडामेंटल शिफ्ट ऑफ पॉलिसी नहीं है? ये फंडामेंटल शिफ्ट ऑफ पॉलिसी। और ये फंडामेंटल शिफ्ट ऑफ पॉलिसी कब होती है प्राची जी? ये तब होती है जब
हम नो नॉनसेंस वाली नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट वाली फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हैं। पूछे सुरेंद्र राजपूत जी से, इतने वर्षों तक हमने संपूर्ण जो रिश्ते इजराइल के साथ थे उसको क्यों नहीं हमने लागू किया, हमने क्यों उसको बढ़ावा नहीं दिया? क्योंकि आपको केवल एक वोट बैंक की चिंता थी, विदेश नीति की चिंता नहीं थी। पूछे सुरेंद्र राजपूत जी से कि इतने वर्षों तक जो बेसिक चीजें थी, जो हमारी आर्म फोर्सेस की बेसिक चीजें थी, उसको पूरा करने के लिए हम आगे क्यों नहीं बढ़े? पूछे सुरेंद्र राजपूत जी से कि नॉन अलाइनमेंट के चक्कर में जिस प्रकार की हमने नीतियां अपनाई, ना हम इस कैंप में ना हम उस कैंप में, आज दोनों कैंप, आज रशिया का कैंप भी हमें तेल बेच रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स का कैंप कह रहा है कि हम आपके साथ इतना ट्रस्ट करते हैं कि हम आपको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे जो इससे पहले कई सीमित देशों को मिलता था। भारत के प्रधानमंत्री 2 बार जाकर कांग्रेस को संबोधन करते हैं, स्टेट विजिट पर बुलाए जाते हैं, और केवल अमेरिका नहीं, आप देखिए ना सिलसिलेवार तरीके से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो, क्या कहते हैं वो प्रधानमंत्री के विषय में, सारी बातें इटालियन ठीक प्राइम है मिनिस्टर शहजाद, क्या लेकिन कहते मैं हैं, जो आपसे किस सवाल प्रकार पूछ से रही थी फ्रांस वो हमें ये कोट सवाल करता था है, कि ये प्रधानमंत्री चुनाव आते जेम्स आते हमारे क्या आप लोग प्रधानमंत्री के छोड़ रहे पैर हैं, छूते वाकई हैं। में तो पीओके को लेकर कोई रणनीति आपके पास है, कोई रोड मैप आपके पास है? अब तो काफी समय हो गया आपको भी सरकार में रहते रहते। मैं आपको हाँ, अच्छा है आपने ये बात मुझे फिर से याद दिलाई। कौन सा चुनाव था जब हमने 370 की दीवार को लात मारकर गिराया ताकि जम्मू कश्मीर का भौगोलिक ही नहीं बल्कि रूहानी एकीकरण भी हो सके और लाल किले से लेकर लाल चौक तक एक तिरंगा लहराए? कोई चुनाव था क्या 2019 5 अगस्त को? हमने 370 हटाया और तब से देखे वहां पर आतंकवाद की घटनाएं निम्न स्तर पर आ चुकी है और कम होती जा रही है लगातार। पत्थरबाजी 0 हो चुकी है। हुर्रियत और उस प्रकार के अलगाववादियों के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई हुई है। टूरिज्म सेंटर बना है टेररिस्ट सेंटर से। आज जिस प्रकार से वहां पर सिनेमा हॉल भी खुला है, 15,000 करोड़ का निवेश 70 वर्षों में हुआ, आज 56,000 करोड़ का और निवेश वहां पर हुआ है। डीडीसी के चुनाव ठीक तरीके से संपन्न हुए। तो क्या ये चुनाव के लिए किया गया? अरे जिन पार्टियों ने कहा था कि हम दलित अधिकारों के साथ है, आज वहां के दलित और वाल्मीकि समाज को भी अधिकार मिला है। पीओके तो को मुझे लेकर कोई लगता है कि रणनीति ये जानना चुनाव चाह से रही थी नहीं, मैं शहजाद ये जी आपसे, आपने राष्ट्रनीति क्या का किया मुद्दा क्या है, नहीं राजनीति किया, ये का तो नहीं। पूरे देश के सामने है। लेकिन चूंकि पीओके की बात आप कर रहे हैं तो वो स्पष्ट बता देते कि नहीं, पीओके को इससे- लेकर आप लोगों की अब आगे क्या रणनीति है और क्या नहीं। मैं इस सवाल को लेकर लौटूंगी शहजाद जी आपके पास, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, पहले उनका एक देखिए, एक वाक्य प्राची जी, एक वाक्य, केवल जल्दी एक से। वाक्य अगर मैं हाँ। कह दूं, एक वाक्य केवल बोलिए कह बोलिए दूं। बोलिए। हाँ, एक वाक्य। 1994 का जो भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया यूनानिमस रेजोल्यूशन है, उसको पूर्ण तरीके से उसको लागू करने पर हमारी सरकार कटिबद्ध है। पर यह सवाल उनसे पूछे जिनके लोग कहते हैं कि पीओके चला गया, भूल जाइए, या जो लोग कहते हैं कि सियाचिन भी दे देते हैं ताकि एक उनके साथ अमन और शांति बनाया जा सके। यह सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या वो उनकी अब कटिबद्धता सुरेंद्र है राजपूत उस जी अब 94 के विपक्ष में रेजोल्यूशन बैठे हुए हैं शहजाद पूनावाला जी, उनसे तो सवाल जितने थे उनसे पूछ लिए, लेकिन आप मौजूदा सरकार में हैं, अब सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं, ये पर सिर्फ उन्हीं के बयान पर बयान है 370 या कोई पर कोट रणनीति होते है हैं। आपकी या नहीं है। खैर मैं आगे बढ़ रही हूँ। राजीव रंजन जी, जब जब बात विदेश नीति की हो रही है तब तब भारत के बढ़ते कद का जिक्र हो रहा है। भारत में कैसे, भारत का स्वागत कैसे अमेरिका में हो रहा है, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, कैसे भारत खुलकर अपनी बात रख रहा है और कैसे पाकिस्तान का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या अभी आप नहीं मानेंगे कि विदेश नीति में भारत अब अव्वल होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्राची जी 2 हिस्से में आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस ने भी काफी सिलसिलेवार तरीके से पीओके पर अपनी बात की, लेकिन एक सच है कि पीओके को लेकर या इस देश में जो भी सामरिक सफलताएं हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की श्रेष्ठता, जो पूर्ववर्ती सरकारें इस देश में थी, चाहे वो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब भारत के वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, भारतीय सेना तो लाहौर के करीब पहुंची। और 71 वो चरम था जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी की अगुवाई में भारतीय सेना ने की। जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक्स के सवाल हैं, ये शायद ये एक ऐसा दौर है जिसको बड़बोलेपन के लिए शताब्दियों तक याद किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह की चर्चा आमतौर पर नहीं होती है, इसमें गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है और इसको एक उपलब्धि के तौर पर कभी भी देश ये जिनको संकेत देना होता है, उन्हें उस संकेत के जरिए संदेश चला जाता है कि आपने अगर कोई गलती की तो आपका
आपको हम लोगों ने नेस्तनाबूद किया। लेकिन इस पर बार बार कंधे थपथपाने की प्रवृत्ति पहली बार इस सरकार में की। जहां तक पाकिस्तान का बनना, मैं तो पीओके जैसे सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये मानता हूं कि जो लोग महात्मा गांधी और कांग्रेस को भारत के विभाजन के लिए गालियां सिलसिलेवार तरीके से देते हैं, उन्हें हिंदू महासभा के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का अध्ययन कर लेना चाहिए। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, आपका एक एक मिनट बहुत ही कीमती है, लेकिन सिंध की असेंबली में पाकिस्तान का आधिकारिक प्रस्ताव, पाकिस्तान को बनाए जाने का जो प्रस्ताव था, इनके पूर्ववर्ती संगठन हिंदू महासभा ने किया था। तो जो औपचारिक विभाजन की स्थिति है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती उनके जो पूर्ववर्ती संगठन है, उनका जो मातृ संगठन है, वो काफी हद तक जवाब दे। और अगर विभाजन नहीं होता तो पीओके जैसे सवाल भी नहीं आते। लेकिन जहां तक पीओके का सवाल है, मैंने इसलिए ये कहा कि कोई भी सामरिक सफलता एक बार म्यांमार की सीमा के अंदर हॉट परस्यूट का दावा इनके एक प्रवक्ता ने मेरी उपस्थिति में एक लाइव चैनल में किया था। ठीक है। और उस पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया म्यांमार के गवर्नमेंट की आ गई। ऐसे मसलों पर राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं सामरिक और राजनयिक सवालों पर घरेलू राजनीति को से जोड़कर पीठ थपथपाने की प्रवृत्ति से उभरना। राजीव रंजन जी, रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की, तो देखिए उस पर सवाल विपक्ष ने उठाए। रही बात पीओके की, अभी आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जिम्मेदार है कि पाकिस्तान भारत से अलग बन गया, तो आप उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहें, उस वक्त भी आपको आईना दिखाना चाहिए था। अब उस पर अगर आप करेंगी तो मुझे काफी समय दे दीजिएगा। मैं एक सेकंड पहले मैं डिबेट में मैं पूरे इतिहास पर चला जाऊं। मैं ठीक है, आप इतिहास में चले जाइएगा। दूसरी बात कह रहा हूं, मैं एक कमेंट अनुराग जी का ले लूं। राजीव जी, मैं एक कमेंट अनुराग जी का ले लूं, फिर उसके बाद विस्तार से आप बताते रहिएगा। अनुराग भदौरिया जी, ये मौजूदा सरकार अब ये दावा कर रही है कि एक तरफ विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, विदेश भारत का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं जो बड़े बड़े देश हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए भी क्लियर मैसेज है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीओके के लिए क्या किया, उसे अपना बनाने के लिए कौन से स्टेप लिए, क्या कोई ऐसी उन्होंने रणनीति बनाई है? ऐसा तो कुछ हमें लगता नहीं है। अगर बनाई है तो बताएं देश को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है, करना उसे कुछ नहीं आता है। अगर वो कर रही होती, जो करते हैं वो बोलते कहाँ हैं? ये तो सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि इनको हर चीज में बोलना है। करना आपने कभी देखा है इनको करते हुए? जो इन्होंने बोला आज तक कोई काम किया है क्या? भाई, आप विदेश नीति की तो बात छोड़ दो, देश के अंदर जो उन्होंने बोला वो किया क्या? क्या इन्होंने जो अपने वायदे किए थे कर दिए पूरे? क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? मैं बार बार उसी सवाल पे आऊंगा। क्या यहाँ बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या महिला सुरक्षा बढ़ गई? और लूट मार तो आप देख लीजिए, अब तो लुटियन जोन में सरेआम किस तरह से लूटा गया, आपने देखा ही, अभी वीडियो वायरल है। ये हालत है दिल्ली के अंदर में, तो आप दिल्ली सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो। तो आपने जो बोला था वो आपने किया क्या, ये तो हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है आपने कि जो वादे आपने किए थे, लंबे लंबे वादे, इतने बड़े बड़े वादे आपने किए थे, उसमें कोई पूरा आपने नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि आप पुरानी सरकारों को सिर्फ कोसने का काम आप जानते हैं, लगातार पुरानी सरकारों को कोसेंगे, लेकिन 9 साल में आपने क्या किया है वो बताइए ना, जनता जानना चाहती है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक इनकी कूटनीति की बात है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से तो हमारा वैसे ही 36 का आंकड़ा है, नेपाल हमसे वैसे ही अब देखो आंख तिरने लगा है, गोली भी चला देता है कभी कभी। आप सोचो, जो हिम्मत नहीं जुटाता था उससे हमारे रिश्ते देखिए कैसे हैं। चाइना में क्या हाल चाइना के साथ है, वो हमारे अंदर ही घुसा चला आ रहा है। तो आपकी कूटनीति में जानना चाहता हूं ना। अच्छी बात है कि आप अमेरिका गए, अमेरिका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया, बिल्कुल, चूंकि हिंदुस्तान का सम्मान है। तो हिंदुस्तान कोई आज से तो है नहीं, हिंदुस्तान को 9 साल में तो बना नहीं। ये शक्तिशाली हिंदुस्तान, मैंने ये सवाल पहले ही पूछा था, जो वहां पे प्रवासी भारतीय थे, क्या प्रवासी भारतीय 40 साल से वहां पे गए हुए हैं, उन्होंने बड़ा बड़ा एम्पायर, अपनी बड़ी बड़ी बिजनेस खड़ी की है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वहां पे, लेकिन वो कितने साल पहले गए हैं? 30 साल, 35 साल, 40 साल? क्या 9 साल पहले कोई गया है यहां से जो उसने जाके इतना विकास कर लिया? ये तो हिंदुस्तान पहले से विकसित हो रहा था, और यहां के लोग वहां अमेरिका गए, उन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि जो लोग, जो साइंटिस्ट वहां पे हैं, आप जाइए किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 30 से 40% लोग जो बड़े, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट लोग हैं, जो वहां की टेक्नोलॉजी को चलाते हैं, वो भारतीय हैं।
तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको हम कैसे भारत में उतना काम दे देते और भारत को ही हम आगे ले जाते, बजाय इनके कि हमको टेक्नोलॉजी वहां से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे भारतीय तो हैं सारे, IIT नहीं तो आप देखोगे सारे वहीं पे। आखिर वो क्यों हैं? आखिर भारत के लोग वहां पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उनका देश उन्नति कर रहा है और हमें उनसे टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ रही है। वही भारतीय अगर इंडिया में काम करते तो टेक्नोलॉजी हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंडिया में रह जाती, इंडिया के लोगों के काम आती। आखिर कहां पे ये चूक हो रही है ना कि वही अमेरिका अब यहाँ जेट इंजन बनाने को तैयार हो रहा है। वही अमेरिका कह रहा है कि भारत में आकर मैं जेट इंजन बनाऊंगा। और ये जो नई थ्योरी आप दे रहे हैं कि यहाँ से बाहर चले गए लोग, अब से नहीं गई, बहुत सालों से गए, तो इसके लिए तो फिर बाकी सरकारें भी जिम्मेदार हैं। कोसिए फिर आप उनको भी, उनसे भी सवाल पूछिए। तो मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन इन्होंने 9 साल में, सुनते ना, इन्होंने 9 साल में कितने लोगों को जाने से रोका और यहां पे काम दिया। सवाल ये है जब यहां के लोग वहां उन्नति कर गए तब ये कह रहे हो कि नहीं हमारे लोगों ने बड़ी उन्नति की है। तो इसमें बीजेपी सरकार की तो कोई यहां पे कोई मैं उन लोगों की उन्नति की बात नहीं कर रही थी, मैं तो भारत अमेरिका के बीच में मजबूत होते रिश्तों की बात कर रही थी। पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाया हुआ है मैं उनकी बात कर रही थी। अनुराग भदौरिया जी जो चाइना बयान दे रहा है मैं उसकी बात कर रही थी, उस पर आप कमेंट करिएगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है अनुराग जी, फिर मैं अभिजीत जी आपके पास आऊंगी। माफी चाहूंगी आपके पास नहीं आ पाई। 5 सेकंड तो सवाल पूछा तो 5 सेकंड सुन लीजिए, बोलिए जल्दी बोलिए। अगर ये पहले भारत और अमेरिका के रिश्ते कब खराब थे? आप बता दीजिए कब खराब थे भारत अमेरिका के रिश्ते? या ऐसा तो कोई रिश्ते भारत अमेरिका के थे नहीं इसके पहले कि जब बीजेपी आई तो रिश्ते नहीं। तो अनुराग भदौरिया जी आप बातों को तोड़िए मत। ये नहीं कहा गया कि भारत अमेरिका के रिश्ते खराब थे, मैंने कहा मजबूत हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। अनुराग जी अपने देखने का तरीका है, अपना देखने का नजरिया है। मैंने कहा मजबूत हो रहे हैं, मजबूत अगर हो रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना। जी 9 सालों में मौजूदा सरकार जिस तरीके के दावे करती है कि विदेश नीति या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का कद विदेशों में देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर्स उनकी जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, आपके नजरिए में 9 साल में ऐसा क्या बदला है कि भारत की स्थिति भी बदल रही है, मजबूती के सामने भारत ग्लोबली अपनी छवि को पेश कर पा रहा है और भारत में निवेश करने के लिए, भारत में आने के लिए बड़े बड़े देश भी उत्सुक हैं? थैंक यू प्राची जी। देखिए क्या हुआ था इसके पहले कि जो पिछले 9 साल में क्या बदला है कि फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है सरकार में। इसके पहले क्या होता था आप देखेंगे, मिस्र के राष्ट्रपति उस टाइम जो मुस्लिम ब्रदरहुड के थे वो आए थे और हमने जब उन्होंने सुएज कनाल का तीसरा चैनल खोला था, हमने किसी को भी महत्वपूर्ण नहीं भेजा था, उससे वो काफी गुस्सा हो गए थे। तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के पहले टर्म में वो तकरीबन 100 या 100 से ज्यादा देश गए थे। क्यों? क्योंकि वो सब विजिट्स पेंडिंग थे। हम सोचते हैं कि बस डिप्लोमेसी में आप कुछ बोल लीजिए उससे काम चला जाता है, ऐसे नहीं है। जब दूसरे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इधर आते हैं, एक ये होता है कि आप भी उनके घर जाए। जैसे आपके घर अगर आपके मित्र आए लड्डू लेके और मैसूर पाक लेके, तो आप तमीज बनती है कि आप भी उनके घर जाएं, कम से कम फूल या पटाखा ऐसे कुछ लेके। ये नहीं हो रहा था। एक किस्म से फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल इग्नोर किया गया था पूरा का पूरा डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से। क्या चेंज हुआ कि पहले 5 साल में इस पे एक बहुत फोकस्ड तरीके से फिर से उस पे दृष्टि लगा। और अगर आपको देखना है, अभी अनुराग जी ने बोला कि अमेरिका और हिंदुस्तान के रिलेशन कब खराब थे। मैम आप क्या भूल गई हैं कि 1970 का जो युद्ध था पाकिस्तान के साथ, उसमें अमेरिका ने हमारे खिलाफ उनका 7th फ्लीट भेजा था हमको धमकी देने के लिए, हमको न्यूक्लियर धमकी भी दिया था। जब 1980 से लेके 84 में जब रेगन थे, 88 तक रेगन उनके राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी को पूरा का पूरा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था व्हाइट हाउस पे। और उसी टाइम, जिस टाइम इंदिरा गांधी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, उसी टाइम वो रेगन खुद देख रहे थे कि पाकिस्तान को परमाणु हथियार मिले। वो जो अब्दुल कादिर खान थे, वो जो परमाणु हथियार नेदरलैंड से चोरी कर रहे थे, जिस लैब से वो काम कर रहे थे, उसी टाइम, लगभग उसी टाइम रेगन ने लिखा था इसको इग्नोर करो। तो हमारे रिलेशंस बहुत ही खराब थे, ऑलमोस्ट हम युद्ध पे उतरे थे एक बार। तो तब से अब तक अगर आप देखेंगे हम कितने दूर आए हैं। इसमें निश्चित कांग्रेस का भी हाथ रहा है इसको बेहतर करने में। नरसिम्हा राव ने काफी काम किया था इसको फिर से ठीक करने में। पर आप देख लीजिए उससे पहले
जो अमेरिकन राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे वो 1978 में जिमी कार्टर थे। उसके बाद 20 साल कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति हिंदुस्तान नहीं आया। 1999 में फिर बिल क्लिंटन आए थे हिंदुस्तान के परमाणु हथियार फोड़ने के बाद। तभी उन्होंने उठ के देखा कि भाई हिंदुस्तान जैसा एक देश भी है। और उस परमाणु हथियार को किसने फोड़ा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। वैसे नरसिम्हा राव जी ने भी कोशिश की थी, पर फिर जब वो सैटेलाइट इमेजरी का, आपको याद होगा, जब वो सैटेलाइट इमेजरी सब निकला, फिर हिंदुस्तान बैकआउट कर गया उसके बाद। तो इन 9 साल में काफी चीजें बदली है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है, पर जो यूपीए 2 था उसमें एक बहुत ही डेंजरस किस्म का इनर्शिया, को पता नहीं क्या हिंदी में कहते हैं, इनर्शिया आ गया था फॉरेन पॉलिसी में, जो मोदी ने आके ठीक किया। जो मोदी जी आप देखेंगे, सब बोलते हैं कि भाई तुमको ये अमेरिकन राष्ट्रपतियों के साथ झपिया पपिया करने की क्या जरूरत है। पर देखिए वो बस अमेरिकन राष्ट्रपति को ही गले नहीं मिलाते, ठीक, वो सभी राष्ट्रपति को मिलाते हैं, हर धर्म के, हर रेस के। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी वैसे ही वार्म है। वो पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर के साथ जी जो बात कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए वो तो पूरा खरी खरी बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन इन 9 सालों में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ सुधार हुआ, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि विदेशों में कैसे डंका बज रहा है भारत का। तो इसे तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। स्वस्थ लोकतंत्र की बात आप करते हैं, तो स्वस्थ लोकतंत्र का तो ये भी हिस्सा है कि जो अच्छा है उसे अच्छा कहें, जो गलत है उसे गलत कहें। 3-4 चीजें हैं। अभिजीत ने जितनी बातें कही उसमें सिर्फ मैं इतना जोड़ूंगा, अभिजीत जी आप तो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जैसे हमने चाइना को साउथ चाइना सी में घेरने की बात की, लुक ईस्ट पॉलिसी कौन लेकर के आया था? लुक ईस्ट पॉलिसी से पहले एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किसने बनाए थे? 7th फ्लीट भी हमारे सामने खड़ा हुआ था, उसके बाद भी हम नहीं दबे थे। गोवा को किसने हिंदुस्तान में मिलाया था? सिक्किम को किसने हिंदुस्तान में मिलाया था? मसला हमारा ये है कि लगातार भारत उत्तरोत्तर रूप से मजबूत होता रहा, इसमें सभी प्रधानमंत्रियों का बराबर का योगदान है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं अभिजीत जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और रही बात फॉरेन पॉलिसी की, तो फॉरेन पॉलिसी में आज अभी शहजाद भाई एक बहुत बड़ी, पता नहीं क्या इनके यहां से, या तो ऑफिशियल है कि नॉन अलाइंड क्या नाम पॉलिसी को ये कह गए कि हमारी तो प्रो अमेरिकन पॉलिसी है। नॉन अलाइंड पॉलिसी हमारी थी, और आज भी विदेश मंत्रालय तो हमारा यही कहता है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कहते हैं वो अपनी जगह पर, मैं इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। अरे शहजाद जी, आप जिस बात की बात कर रहे हैं, सियाचिन भी हमें लेकर के आए थे और हमारा अक्षुण्ण हिस्सा है। ये जितनी भी आपकी पॉलिसीज है ना लोगों को भरमाने की, अब नहीं भरमाने वाले लोग हैं। एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान भी हम ही ने किए थे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। आप तो आईएसआई को हिंदुस्तान में लेकर के आए थे। आईएसआई को हिंदुस्तान में लेने वाला पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड मेरी बात। भाई 1 मिनट, अब ये नहीं चलेगा। अरे तो काउंटर क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना सुरेंद्र राजपूत जी। गलत बात है, हमारी बात टूट चले जाएंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं, काउंटर जब आपने जो कंपैरिजन किया, मैं आपसे हाँ तो ये बात एक बार जरा शहजाद के लिए भी कर लेते हैं। उस वक्त भी हो रहा था सुरेंद्र राजपूत जी। आप लोगों में सिर्फ यही दिक्कत है, अपनी अपनी बारी का नजर आता है, दूसरी बारी में आप आंख कान सब बंद कर लेते हैं। आप आंख कान सब बंद कर लेते हैं। जब शहजाद जी से पूछा जा रहा था तब आप शायद नहीं देख पा रहे थे। यही दिक्कत है आप लोगों में। एक काउंटर करने से क्या दिक्कत हो जाती है? देख रहा हूं प्राची, मैं तो प्राची सारा देख रहा हूं। अच्छी बात है सर, देखिए तो सारी चीजें देखिए। जिस वक्त महत्वपूर्ण बातें आती हैं, सारी बातें देखिए। जब महत्वपूर्ण बातें आती हैं, मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ बात कंपैरिजन की नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया था। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने भी किया था और भारत आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जिन फॉरेन पॉलिसी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी क्या मजबूत नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं और आप लोग क्रिटिसाइज करने पर आ जाते हैं, क्या इससे देश की छवि खराब नहीं होती है कि एक तरफ आप पीएम का वहां पर वेलकम हो रहा है, जो बाइडेन उनकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पर उनको लेकर न जाने क्या क्या बातें कही जा रही हैं, उनके फोटोग्राफ्स वायरल किए जा रहे हैं। ये सवाल है मेरा आपसे। आ रही हूं फिर शहजाद जी।
तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जब आप बात करती हैं तो लगता है कि हमें फॉरेन पॉलिसी पर बात करनी चाहिए, और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप मंच देती हैं तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे काले कारनामों का चिट्ठा खोल देना चाहिए। मसला सिर्फ अंतर इतना सा है, हम यहां पर जब आपने सवाल पूछा था पहला, तो हम पूरी तरीके से भारत की फॉरेन पॉलिसी पर बात करने आए थे, लेकिन जब शहजाद ने जिस तरीके के विश्वमन किया है, पूरी तरीके से जहरीली तकरीर जो शहजाद ने की है यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, और उसमें सिर्फ झूठ झूठ और झूठ, तो उसके बाद फिर मुद्दे खत्म हो जाते हैं। फिर यह आ जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो झूठ बोल रहे हैं, और हमें आपके झूठ के सामने हमें सच जरूर बोलना पड़ेगा, और ऐतिहासिक सच बोलना पड़ेगा। मसला यह है प्राची, मसला आपका नहीं है, मसला उन जहरीले लोगों का है जो पूरे देश में अभी थोड़ा मसले पर आ जाते हैं। शहजाद जी क्या कह रहे हैं वो शहजाद जी जवाब दे देंगे। अभी मेरे सवाल का जवाब जल्दी दीजिए, क्योंकि फिर समय समाप्त हो जाता है, चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। प्राची जी देखिए, आपने बहुत, मैं आ रही हूं शहजाद जी, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस तरीके से अगर आप अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करती हैं, हर बार आप फॉरेन पॉलिसी की जब आप बात करती हैं तो आपको फॉरेन पॉलिसी समग्र रूप से देखनी पड़ती है कि आप क्या आपने शुरू किया था। फॉरेन पॉलिसी आपको डोकलाम में भी देखनी पड़ती है। आज की डेट में मालूम है कि भूटान ने चीन से समझौता करने के लिए अपनी बात बढ़ा दी है। डोकलाम जहां पर हिंदुस्तान पूरी तरीके से उस पे था, तो आज की डेट में चिकन नेक के पास चीन अपनी पूरी मिलिट्री वहां पर काबिज कर चुका है। आपके पास कहां से आती है सुरेंद्र राजपूत जी? सेना बयान जारी करती है, भारत बयान जारी करता है, सरकार बयान जारी करती है, उस पर आपको यकीन नहीं होता, लेकिन चीन कुछ कहता है तो आपको यकीन हो जाता है। ये भी तो सवाल है ना विपक्ष से कि सेना पर तो कम से कम यकीन करेंगे ना। ये चीन का बयान नहीं है, ये चीन का बयान नहीं है, ये भूटान का बयान है। ठीक है शहजाद जी, ये भूटान का बहुत खराब है आपकी पाकिस्तान में ISI 70 साल में पहली बार आती है हिंदुस्तान में, और यहाँ पहली बार कोई आदमी राजपूत जी बोलिए। हाँ शहजाद जी। प्राची जी, मैं तो हमेशा सोचता हूं कि विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिसका सीधा सीधा असर आम जनमानस को भी दिखना चाहिए कि उस विदेश नीति का क्या असर हो रहा है। और तीन पैमाने आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले पैमाना लेते हैं टेररिस्ट अटैक्स का। आपको याद होगा 2004 से 14 के बीच में, और क्योंकि अभिजीत अय्यर मित्र इसको ट्रैक भी करते हैं, हर दूसरे हफ्ते एक मेजर मेट्रो सिटी में एक बम ब्लास्ट होना निश्चित था। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी, किस प्रकार से बम ब्लास्ट होते थे, और कई आतंकियों को तो छोड़ने का मैनिफेस्टो में वादा भी किया जाता था कि क्योंकि वो एक अमुक धर्म से तो उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता था। आज जम्मू कश्मीर और पंजाब, जहां पर क्योंकि बॉर्डर है या वहां पर एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट है अभी भी, तो उसको छोड़ दिया जाए तो मेजर सिटीज में क्या टेररिस्ट अटैक हो रहा है। 2014 के बाद ये बड़े आतंकी हमले लगभग रुक गए हैं, ये हकीकत है। प्राची जी मुझे मौका दीजिए। दूसरी बात, जब भारत का कोई नागरिक अगर कहीं पर भी, प्राची जी देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आप मुझे तय कर दीजिए अगर मैं अपने समय पर बोल सकता हूं। वो सिर्फ वक्त मांग रहे हैं प्राची जी, कुछ नहीं कह रहे हैं। वो बोलिए आप शहजाद जी। वो मांगते रहे, उन्होंने अभी 10 मिनट भाषण मांगने में इतने 10 परेशान मिनट क्यों जाते हो? मैंने प्राची जी से वक्त मांगा। अब देखिए, आपका वक्त खत्म कर दिया है जनता ने, अब जनता ने वक्त खत्म किया तो आप वक्त मांग रहे हैं। अरे तो आपका वक्त खत्म होने वाला 2024 में, आज जब 2014 के बाद, 2024 तक तो बोल पाओगे, 2014 के बाद प्राची जी, 2014 के बाद प्राची जी, 2014 के बाद जब भी ऐसी स्थिति निर्माण हुई, भारत के तिरंगे और भारत का पासपोर्ट का स्ट्रेंथ ये था कि न केवल भारतीयों को, चाहे अफगानिस्तान हो, लिबिया हो, यमन हो, यूक्रेन हो, चाहे और भी ये कोविड के समय पर वंदे भारत का मिशन हो, न केवल भारतीयों को, एकाध कोई ऐसे देश जिनकी हमसे बनती नहीं है उनको भी जब हम ह्यूमैनिटेरियन नाम पर देना था तो हमारे झंडे के तहत ही उनको आश्रय मिला और वो वापस अपनी भूमि पर आ सके। तो ये भारत की स्ट्रेंथ है। आज G20 की अध्यक्षता भारत जब करता है तो जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता करता है तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनता है, और पूरे देश और दुनिया के लोग जिस प्रकार से भारत की G20 की अध्यक्षता देखते हैं। और ये अनुराग जी कहते हैं हम वादा पूरा नहीं करते हैं। अरे भाई, हमने जब 370 हटाने का वादा किया था, वादा पूरा किया, तब आपने बोला क्यों हटाया। आजकल आपके गठबंधन में लोग कह रहे क्यों हटाया। हमने जब कहा था कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर जब बन रहा है तो ये कहते हैं क्यों बनाया। और अब जब यूसीसी के ऊपर भी हमारी राज्य सरकारों ने पहल
की है, जो हमारा एक वादा था, तो ये कहते हैं यूसीसी ला रहे हैं क्योंकि इनको सांप्रदायिक माहौल तैयार करना है। भाई वादा पूरा करो, वादा पूरा ना करो तब दिक्कत। अब सुनिए, देखिए प्राची जी मेरी बात हो जाने दीजिए, प्राची जी मुझे बात अपनी पूरी करने दीजिए। सवाल तो सुन लीजिए ना, अनुराग जी ने जो मसले उठाए थे वो मसले आम जनता से जुड़े हुए थे सर। महंगाई बेरोजगारी का जिक्र भी किया था। किसानों की इनकम तो दूंगी ये अच्छा, हाँ मैं उस पर भी बोलता हूं। किसानों की प्राची जी आपने, मैं उसके ऊपर भी खालिस्तानी प्राची जी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आपको बात विदेश नीति में करनी है तो उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं उसमें। हाँ प्राची जी, क्योंकि आपको प्राची जी बोलिए शहजाद जी, आप महंगाई पर बताइए कि खत्म हो गई क्या? आदमी खरीदता है आलू, टमाटर, दाल, बताओ क्या भाव मिल रहा है 2012 से 14 के बीच में। प्राची देखिए ये बार बार हो रहा है। प्लीज एक सेकंड बोलिए, वो अपने महंगाई पर मसला पूछ रहे हैं। एक सेकंड अनुराग जी, समय चर्चा बहुत अलग चली जाएगी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। महंगाई खत्म हो गई? अनुराग जी एक सेकंड, महंगाई खत्म हो गई शहजाद जी? हाँ बिल्कुल प्राची जी, हाँ प्राची जी ये तो उनको जनता से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि जो 10% के ऊपर महंगाई दर रहती थी आमूमन 2012 से 14, आज वो 4.25 पर है। इसीलिए अनुराग जी को विदेश नीति छोड़िए, नाले साफ करने की भी उनको ठीक से समझते नहीं है लोग, और लोग नाला साफ करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। लखनऊ का नगर निगम भी इनको हाथ में नहीं थमा रहा है। अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं होता तो जनता हमें वोट करके इनको रिजेक्ट नहीं करती। अगर महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा करनी है, एक सेकंड प्राची जी, मैं अभी बात कर रहा हूँ। प्राची जी आप कंपैरिजन करने नहीं आए थे। मैं कह ही नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं तो कांग्रेस ने क्या किया उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। प्राची जी मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपना ही गिना रहा हूँ। आप अपनी सरकार की बात करिए ना, बेरोजगारी दर आपने महंगाई कितनी कम कर दी? आप जा तो वहीं रहे हो। ठीक है, मैं अपनी सरकार की बात करता हूं। प्राची जी आप मुझे मौका दे दीजिए, आप मुझे मौका दे दीजिए। बोलिए अनुराग जी, मैं उसी का बता रहा हूं। जवाब नहीं दे रहे हो आप। अनुराग जी दे रहे हैं वो जवाब, कह रहे हैं हमने तो बहुत कम कर दी महंगाई। शहजाद जी पूरा मौका मिल जाए, एक सेकंड प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी से अगर जो भी सवाल पूछोगे ये 1970 की बात करेंगे। शहजाद जी आपका जवाब हो गया, 1990 की बात करेंगे, शहजाद जी आपका जवाब हो गया। चर्चा नहीं हो पाएगी, एक सेकंड आपको 1970 के लिए थोड़ी चुना गया था। 1970 में क्या हुआ था? आपने वादा किया था तो जनता ने सोचा जो 1970, 1980, 1990 में नहीं हुआ वो आप नया कुछ करोगे। मुझे अपना पूरा समय नहीं दिया जाएगा और उसके बाद दुनिया की बातें गिना रहे हो। यही आदरणीय नेताजी ने बोला था कि चाइना हमारा नंबर 1 है। शहजाद जी आपको पूरा समय मिला है, आपको पूरा समय मिला है, आपको पूरा समय मिला है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि आपको समय नहीं मिला है, और आपके बीच में कोई बोला भी नहीं है। आपके बीच में कोई नहीं बोला सर। ऐसी चर्चा खत्म हो जाएगी, मुद्दे पर आने दीजिए। रुक जाइए एक सेकंड शहजाद जी, जल्दी बोलिए। आदरणीय नेताजी की बात मान जाते तो आप चाइना से सतर्क रहते। तो आपको सतर्क रहने के लिए हो गया था चाइना से, फिर चाइना से आपने गलबैया क्यों की? उसके बाद आपने क्यों की चाइना से गलबैया? जब आपका नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको चाइना के बारे में आइडिया था, उन्होंने कहा कि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है, उससे सावधान रहना। तो आप सावधान क्यों नहीं रहे? ये तरीका नहीं है प्राची जी, अगर आप मुझे मेरा समय क्यों नहीं सावधान रहे? तो मुझे भी फिर बीच में बोलना पड़ेगा। और ये भी कोई तरीका नहीं है ना, हर बार ये भी कोई तरीका नहीं है शहजाद जी। आपके बीच में ना कोई बोला है, ना किसी ने बोलने की कोशिश की है। सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब आप ही को देना है। अब एक सेकंड रुक जाइए, किसी के बीच में बोलता हूँ, मुझे अगर पूरा मौका नहीं दिया जाएगा तो मैं भी किसी को नहीं बोलने दूंगा। अरे एक सेकंड रुक जाइए शहजाद जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला है। नहीं प्राची जी, मेरा समय पहले पूरा हो जाने दीजिए। आपका समय पूरा हो गया, आपको पूरा समय दिया गया था शहजाद जी। नहीं प्राची जी, मुझे कितना समय आप लोग फिर टाइमर लेकर बैठा करिए। नहीं प्राची जी, आप लोग फिर टाइमर लेकर बैठा करिए शहजाद जी। आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप कितना बोल रहे हैं और कितना नहीं बोल रहे हैं। प्राची जी उससे पहले ही चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। बोलिए अनुराग जी। पूरा बात रखने से पहले ही इंटरप्शन है। देखिए अब आवाज कम कीजिए, ऐसे प्राची जी नहीं चलेगा। बोलिए अनुराग जी, आप चाइना पर बात कर रहे थे, बोलिए। आप डरिए मत प्राची जी, कोई नहीं डर रहा अनुराग जी, यहाँ पर कोई नहीं डर रहा है। आप अपनी बात खुलकर रखिए, मत डरिए, कोई नहीं डर रहा है। अपनी बात रखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, आवाज कम डर रहा है सब जानते हैं। बोलिए, आप अपनी बात रखिए खुलकर। नहीं अनुराग जी को आप बोलने दीजिए, मैं बोलने दे रही हूँ। आप मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। आप आवाज कम तो कीजिए प्राची जी। शहजाद जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज,
अरे प्लीज भाई, एक सेकंड रुक जाइए अब। बोलिए अनुराग जी। पूरी होने से पहले ही उसको रोक दिया गया। ये अब तरीका नहीं होता है डिबेट का, प्राची देखिए जी। भारतीय ये जनता तरीका पार्टी कतई नहीं होता है, प्राची देख जी, रहे हैं इसलिए आप। अब मैं आपसे बोलूं रिक्वेस्ट प्राची करता जी, हूं थोड़ी सी कि आवाज मेरी कम बात कर पूरी दीजिए, हो अनुराग जाए। जी की आवाज है, बोलिए 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 अनुराग जी, जल्दी देखिए बोलिए प्राची please। जी, मैंने आपसे बोला भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय नेताजी ने सदन में खड़े होकर बोला था, आगाह किया था कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, इससे बच के रहना, सावधान रहना, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको इस चीज की उनको भनक थी, उनको आइडिया था, उन्होंने सरकार को आगाह किया, बीजेपी सरकार को, लेकिन ये माने नहीं, इन्होंने उनके साथ गलबैया की, उनके साथ झूले झूले। तो चाइना ने क्या किया, पीछे से हमारे साथ खंजर भौंका ना। तो आप जब विपक्ष जो बात आपसे कहता है अगर विदेश नीति के बारे में, किसी दूसरी देश के बारे में, तो आप उसको गंभीरता से क्यों नहीं लेते? आप ये क्यों समझते हो कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है? जो विपक्ष में जो यहाँ, क्या विपक्ष हिंदुस्तानी नहीं है क्या? विपक्ष हिंदुस्तानी नहीं है। हमें देश की उतनी चिंता है और शायद सत्ता दल से हमें ज्यादा चिंता है देश की, इसलिए हम आगाह कर रहे थे कि आप चलिए चाइना पे मैं अब जवाब ले लूं अनुराग जी, क्योंकि समय समाप्त हो जाएगा। शहजाद जी जवाब दे दीजिए, आप रुक जाइए एक सेकंड। शहजाद जी की आवाज है, दूसरी बात शहजाद जी की आवाज है, बोलिए शहजाद जी। वो व्यक्ति जो रफाल का विरोध कर रहा था, कौन है वो व्यक्ति जिसने एमओयू साइन करने के बाद हमारे आर्थिक और हमारे सॉवरेन हितों का सौदा किया था? इसका भी जवाब दीजिए अनुराग जी। कौन है वो पार्टी जिसका एक आज भी एमओयू चल रहा है चाइना के साथ? इसका जवाब दीजिए ना। आप यूसीसी की बात कर रहे थे, यूसीसी की बात तो बाद में कर लेना, पहले जो हमारी पहलवान महिलाओं का आपने आरएसएस और भाजपा है, हमारी महिलाओं का जो हमारे देश का गौरव है, उनका सम्मान आप अब कर रुक नहीं पा जाइए रहे हो। अनुराग जी, क्या चाइना पर लेते हो? जवाब दे दीजिए एक बार शहजाद जी, सिर्फ शहजाद की आवाज है, बोलिए शहजाद जी। देश का गौरव चाइना पर जो सवाल पूछे हैं आपसे, बोलिए शहजाद जी। देखिए प्राची जी, पहली बार डोकलाम की सिचुएशन में हमारी सेना ने आंख में आंख मिलाकर बात रखी, तो डोकलाम के समय पर कौन चाइनीज तंबू के नीचे चाइनीज एम्बेसडर के साथ चीनी खाना खा रहा था? किस पार्टी का आज भी ऑन रिकॉर्ड करार चाइनीज लीडरशिप के साथ आज भी है? और ऐसा करार है कि जब भी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो वो भारत के नहीं, चीन के नैरेटिव के साथ खड़े हो जाते हैं। कौन है जिन्होंने, जब गलवान में हमारे 20 सैनिकों ने वो शहीद हुए, पर शहीद होते होते उनके भी कितने सारे लोग मारे गए चाइना के, तो किसने चाइनीज ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडा पर यकीन किया, पर भारत की सेना पर सवाल उठाया और कहा कि चाइना की सेना हमें पीट रही है? कौन है वो व्यक्ति जिसने अक्साई चीन गवाया था? कौन है वो व्यक्ति जिसने हमारे आर्थिक हितों का ऐसा आरसेप में जाकर सौदा करने का प्रयास किया था जिससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट 33 गुना बढ़ा? कौन है वो व्यक्ति जो आज भी चाइना की इस प्रकार से तरफदारी करता है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वो चाइना के पक्ष से बोलता है? कौन है वो जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पर सवाल उठाकर भारत की सेना से सबूत मांगने का काम करता है? ये कौन लोग है भाई, बताइए ना। और इतना ही आपकी मजबूत पॉलिसी थी तो अक्साई चीन की दी हुई जमीन ले आते वापस। कितने सारे इंकर्जन हुए 2010 से 13 के बीच में, उसके बारे में आप एक बार बोलते नहीं है। किस प्रकार से डेप्सांग से लेकर बाकी जगहों पर किस प्रकार से चाइना ने अतिक्रमण करता रहा, उस समय क्या रिस्पांस दिया गया? और इस बार गलवान में हो या डोकलाम में हो, जो मुंह तोड़ रिस्पांस दिया गया है, उसी से तो आज एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है। ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूं शहजाद जी आपको। सुरेंद्र राजपूत जी, माफी के साथ मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है, एक नया स्टैंड लेना। समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।